एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, यदि फैमिली लव और अफेक्शन देने वाली एक यूनिट है तो भी लोग फैमिली को अपने ईगो में आकर के नष्ट क्यों कर देते हैं। देखिए, जहां तक ईगो का सवाल है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। और ईगो जब विकृत हो जाता है तो ईगो नार्सिसिज्म में बदल जाता है। जितना ज्यादा ईगो विकृत होता है उतना ज्यादा ईगो दो चीजों को समझ नहीं पाता, मिस इंटरप्रेट कर लेता है। जिसमें दो चीजों में पहली चीज है वो है स्ट्रेंथ और दूसरी चीज है पावर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको अगर समझाऊं तो देखिए, जैसे कोई परिवार है तो परिवार इंडिविजुअल से मिल करके बना है। सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग अपना काम करते हैं। कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है। अब सारे इंडिविजुअल्स की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। फैमिली के अंदर वो अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब फैमिली के अंदर सारे इंडिविजुअल्स जो कि फैमिली के मेंबर्स हैं वो अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि फैमिली की जो टोटल पावर और टोटल स्ट्रेंथ है वो इंडिविजुअल से काफी ज्यादा हो जाएगी, इंडिविजुअल मेंबर्स से काफी ज्यादा हो जाएगी। अब सामान्य केसेस में जहां पर ईगो ज्यादा नहीं होता है वहां पे हम क्या काम करते हैं, अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ को और अपनी फैमिली की पावर को एंजॉय करते हैं, उसे यूज करते हैं, उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बुरे समय में वो हमारे काम आ सके। लेकिन अगर पावर और स्ट्रेंथ का कंसेप्ट गड़बड़ हो गया, हायरार्किकल थिंकिंग आ गई, हायरार्किकल थिंकिंग की वजह से पावर और स्ट्रेंथ को हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाने की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो अगर हायरार्किकल थिंकिंग हमारे अंदर आ गई तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हमको सबसे टॉप पर रहना है, क्योंकि अगर हम टॉप पर नहीं रहेंगे हायरार्की के तो हमारी सेल्फ स्टीम थ्रेटन हो जाएगी, हमारा ईगो टूट सकता है, हमारे ईगो को चोट पहुंच सकती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हायरार्की में सबसे टॉप पर रहें। अब अगर हम हायरार्की में सबसे टॉप पर रहेंगे तो फैमिली तो हमारे लिए खुद एक खतरा पैदा हो गई, क्योंकि फैमिली की स्ट्रेंथ और फैमिली की पावर हमारी पावर और स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो अगर फैमिली की स्ट्रेंथ हमारी पावर और हमारी स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो फैमिली तो कभी भी हमको टॉप पर नहीं आने देगी। जब चाहेगी फैमिली की पावर हमको सप्रेस कर देगी, फैमिली की स्ट्रेंथ हमारी अनवांटेड डिजायर्स को दबा सकती है। इसलिए हमें क्या करना होगा? अगर हम एक बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी है, हमारी ईगो बहुत ही सीवियर और विकृत लेवल पर पहुंच गया है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम फैमिली की स्ट्रेंथ और पावर को अपनी स्ट्रेंथ और पावर से ज्यादा बढ़ने ना दें। तो हम क्या काम करेंगे? फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ईगोइस्टिक लोग जो होते हैं, सीवियरली ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं, ये फैमिली को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी स्ट्रेंथ और पावर से फैमिली की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ने ना पाए। अब जब ये फैमिली को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सामान्यतः ये लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके फैमिली को तोड़ते हैं वो वही पुरानी अंग्रेजों वाली टेक्निक है, और वो है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर। पहले दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करो और उसके बाद जीत हासिल करो। तो डिफरेंसेस पैदा करने के क्या तरीके हैं? जैसे बच्चों के बीच में, अपने ही बच्चों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करती है। जो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग इंडिविजुअलिटी रखता है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखता है, जो बात ना सुनने की जिसकी उम्मीद है, उस बच्चे को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, उसको बहिष्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चों से परिवार के उस बच्चे के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। डिफरेंसेस क्रिएट करने से वो अपनी पिक्चर से अब बाहर हो गया। तो इस तरीके से सिबलिंग्स के बीच में, दो अपने ही बच्चों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए और डिफरेंसेस क्रिएट करके उनकी क्यूमुलेटिव पावर को कम कर दिया। या पत्नी के, अपने ही पत्नी के बच्चों, अपने ही बच्चों और अपनी पत्नी के बीच में, यानी बच्चों और उनकी माँ के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। तो डिफरेंसेस क्रिएट करने से क्या हो गया? माँ और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को कमजोर कर दिया। जब ये बॉन्ड कमजोर हो गया तो फिर क्या है, बच्चे और माँ दोनों मिल करके बाप की अनवांटेड डिजायर्स को, या जो डिजायर्स सही नहीं है,
जो डिजायर्स ईगोइस्टिक डिजायर्स हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार डिवाइड एंड रूल करके फैमिली की एक जो फैमिली एक स्ट्रांग और पावरफुल यूनिट की तरीके से जो फैमिली उभर रही थी उसको ब्रेक कर दिया, ताकि हमारी पावर और स्ट्रेंथ फैमिली की पावर और स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा बनी रहे। तो नेचुरली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, किस तरीके से अपनी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि ये फैमिली की हायरार्की में अपने आप को ऊपर रख सकें, अपनी पावर और स्ट्रेंथ को फैमिली से हमेशा ऊपर रख सकें, अपनी अनवांटेड डिजायर्स को पूरा कराने के लिए ये फैमिली को यूज कर सकें और उसके मेंबर्स को डिस्पोजेबल आइटम की तरीके से ट्रीट कर सकें। अब देखिए जब आप फैमिली को तोड़ते हैं तो नेचुरली फैमिली के अंदर इमोशनल पेन होता है। अब ये इमोशनल पेन जो है क्यों महसूस नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक नार्सिसिस्ट को इमोशनल पेन क्यों नहीं महसूस होता, उसे ये क्यों नहीं लगता कि फैमिली के मेंबर्स के बीच में तो दर्द है, उनको अलग करने में जो दर्द होगा, उनको इमोशनल पेन होगा, स्ट्रेंजमेंट का जो पेन होगा, उस पेन को क्यों नहीं महसूस कर पाता? इसकी वजह यह है क्योंकि जैसे जैसे ईगो बढ़ता जाता है वैसे वैसे एम्पैथी कम होती चली जाती है। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एम्पैथी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब एम्पैथी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ का किस प्रकार इंडिकेटर है और एम्पैथी का मतलब क्या होता है? देखिए, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप ये समझ पाए कि दूसरे को वो चीज नहीं पसंद आएगी जो आपको नहीं पसंद आती। दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को रख करके सोच पाए, दूसरे के शूज में अपने आप को रख करके सोच पाए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच पाना एम्पैथी है। दूसरे के दर्द को, दूसरे के इमोशनल पेन को महसूस कर पाना, ये जानना जैसे मुझे इमोशनल पेन होता है एस्ट्रेंजमेंट से या झगड़ा हो जाने से, जैसे मुझे इमोशनल पेन होता है वैसे ही झगड़ा करने से दूसरे को इमोशनल पेन होगा। ये दूसरे के परिप्रेक्ष्य में ना समझ पाना, इसका मतलब, अगर ये नहीं समझ पाते इसका मतलब एम्पैथी नहीं है। तो एम्पैथी का मतलब क्या हुआ? एम्पैथी दूसरे के फ्रेम में हमको सोचने में मदद करती है। तो अगर हमारे अंदर एम्पैथी है तो हम दूसरे के दर्द को महसूस कर पाएंगे। सिंपैथी से अलग है एम्पैथी। सिंपैथी में हम दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते, लेकिन एम्पैथी में हम दूसरे के दर्द को वाकई महसूस कर पाते हैं और उसके लिए इमीडिएटली स्टेप लेते हैं। तो ये एम्पैथी नीचे गिरती चली जाती है जैसे जैसे ईगो ऊपर उठता चला जाता है। जनरली ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के अंदर एम्पैथी है वो किसी के साथ, किसी को बच्चों को डांटते नहीं है या किसी से झगड़ा नहीं करते। कोई छोटा बच्चा है या घर का बच्चा है, वो कोई गलती करता है उसको डांट रहे हैं, सभी लोग उसको डांटते हैं। नॉर्मली उसको कोई गलती करता है तो उसको डांटते हैं। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, दुखी हो जाता है, तो तुरंत माँ बाप इस दर्द को महसूस करते हैं कि नहीं, लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस हो गई, या फिर उसको कंफर्ट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं सोचते, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। उसको कुछ चॉकलेट दे देते हैं या उसको कुछ मना लेते हैं, उसको कुछ अच्छा खाना खिला देते हैं। तो ये डांटते मारते सब लोग हैं, कुछ हार्श वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बच्चा उसको रिएक्ट करने लग जाता है या कोई फैमिली मेंबर रिएक्ट करने लग जाता है, दुखी हो जाता है, तो तुरंत उसको कंफर्ट कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा नीचे गिरा लेते हैं। ये एम्पैथी की वजह से ही हम करते हैं। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं या सीवियरली इगोइस्ट होते हैं, ये इनके अंदर यही एम्पैथी कम नहीं होती। तो अब जब ये एम्पैथी नहीं होगी तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा कि ये दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे, फैमिली मेंबर के दुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चूंकि ये फैमिली मेंबर्स के दुख को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर लड़ाई में, हर झगड़े में जीतना ही इनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि सबका दुख दर्द कम हो, इनकी प्रायोरिटी ये है कि हमको हर हालत में जीतना है। जीत जाने की जो खुशी है इनकी, जो अपने माइंड में जीत जाने की जो ये खुशी अंदर संजोए हुए हैं, यही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी कॉन्शियसनेस में चूंकि एम्पैथी नहीं है, इसलिए इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अगर सुख से रहे, परिवार का दूसरा व्यक्ति इमोशनली पीसफुली रहे, तो ये इसका आनंद नहीं ले सकते।
ये आनंद ले पाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये आनंद ले पाने की, सबकी शांति में, सबके सुख में अपने सुख को महसूस कर पाना, ये एम्पैथी की वजह से होता है। और चूंकि एम्पैथी है नहीं, इसलिए हर हालत में जीतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सबको हराना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सबको यूज करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग हमारे यूज के हिसाब से ठीक नहीं है, उनको डिस्पोज ऑफ कर देना ही हमारे लिए ठीक हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जीतने की कोशिश, हमेशा सबसे ऊपर बने रहने की कोशिश, इसके लिए कुछ भी करेंगे। और उसके लिए चाहे दूसरा कितना ही दुखी हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि दुख को दूसरे के महसूस ही नहीं कर सकते तो परवाह कैसे करेंगे। तो ये अपनी एब्यूज को, जो इमोशनल एब्यूज और इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं, दूसरे के दुख पड़ने के बावजूद भी उसको नीचे नहीं करते, कम कभी नहीं करते, उसको बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि दूसरे के दर्द की इनको कोई परवाह नहीं होती। तो इस प्रकार ये हमेशा जीतने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी तो जब नार्सिसिस्ट जो है कोवर्ट होते हैं, मैलिग्नेंट और कोवर्ट होते हैं, और कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो होते हैं जिनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सामान्य नार्सिसिस्ट जैसे नहीं होते। ये तो चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाए हुए होते हैं, सिविलाइज्ड होने का, कल्चर्ड होने का मास्क लगाए रहते हैं, शरीफ होने का मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन उस मास्क के नीचे बहुत बड़ा विकृत चेहरा ये रखते हैं, इगोइस्टिक चेहरा रखते हैं, जिसमें कोई एम्पैथी नहीं होती, जिसमें दूसरे के दर्द से हमेशा एंजॉयमेंट लेने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके के कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होते हैं, ये तो कभी भी सालों बीत जाते हैं इनके बारे में पता लगाने में, इनकी किसी टेक्निक का कुछ पता नहीं लग पाता, इनकी असलियत का पता नहीं लग पाता। ये तो फैमिली को टोटली डिसफंक्शनल यूनिट बना करके ही छोड़ते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जहां तक ऐसी फैमिली को इस तरीके से डिसफंक्शनल यूनिट बनाने में और फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों का सवाल है, उनको डील कैसे किया जाए इसका सवाल है जहां तक, तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जानवर के अंदर भी एम्पैथी नहीं होती है। जानवर के अंदर, जानवर सींग किसी को मार देता है तो जानवर ये नहीं समझ पाता है कि इससे इसको कितना दुख हुआ होगा जिसको मैं सींग मार रहा हूं। तो उसकी इसकी वजह यह है क्योंकि जानवर की कॉन्शियसनेस में इतनी ग्रोथ नहीं होती है कि जानवर एम्पैथी रख पाए। तो चूंकि जानवर के अंदर एम्पैथी नहीं होती है, उसकी कॉन्शियसनेस वन साइडेड होती है, तो हम जानवर को कैसे डील करते हैं? हम ना तो जानवर के सामने खड़े होकर के उसकी सींग से अपने आप को घायल करते हैं, ना हम जानवर के ऊपर अटैक करते हैं। हम जानवर को डील करने का तरीका हम यह अपनाते हैं कि जानवर की किसी भी गलती को के ऊपर हम अफसोस नहीं करते, जानवर की किसी भी गलती पे हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर एम्पैथी नहीं है, ये दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके नहीं देख सकता। ठीक जानवर की ही तरीके से ये इगोइस्टिक लोग होते हैं, चूंकि इनके अंदर एम्पैथी नहीं है, इनके अंदर सिर्फ कल्चर और पर्सनैलिटी है। ये एक कल्चर्ड जानवर कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि एम्पैथी ना होने से तो व्यक्ति जानवर ही हो गया। तो जानवर चाहे कल्चर्ड हो चाहे जानवर अनकल्चर्ड हो, जानवर जानवर होता है क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। इनको डील करने का तरीका ये है कि ना कि इनके ये जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर अफसोस ना करें, उससे हर्ट ना हो, क्योंकि इनके अंदर चूंकि एम्पैथी ही नहीं है, एम्पैथी ब्लाइंड हैं ये लोग। तो आप अगर हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप इनके जीने के तरीके को और इनकी इनएबिलिटीज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ना हर्ट होना इनके हरकतों में, ये यही एक तरीका है इनसे जीत हासिल करना। ना तो इनसे एक लड़ाई करके इनसे जीता जा सकता है, ना इनका विक्टिम बन करके इनसे जीता जा सकता है। इनसे अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा करके ही आप इनसे जीत सकते हैं। और कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का तरीका ये है कि आप इनके ऊपर अफसोस ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी कॉन्शियसनेस के अंदर एम्पैथी नहीं है, इसलिए ये जो कर रहे हैं उसके अलावा ये कुछ भी और कर पाना इनके लिए संभव नहीं है।